नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कल एक बड़ा फायर एक्सीडेंट हुआ। आगजनी इतनी बड़ी हुई, एक हादसा था जहां से शुरुआत हुई, जहां सरकार की जो बिजली कंपनी है, CACB कहते हैं छत्तीसगढ़ में, उसका गोदाम था, जहां पर स्टोर या गोदाम जो भी कहें उसको, उसमें हजारों ट्रांसफार्मर रखे हुए थे पुराने, जो रिपेयरिंग के लिए आते हैं, जिनमें तेल भी भरे रहता है। उस कैंपस में, अहाते में, कई टैंकर तेल अलग से था, जो कि कई पेट्रोल पंपों में भी इतना तेल नहीं रहता है जितना वहाँ पे था। और वहाँ पर कल दोपहर जब आग लगी, 12-1 बजे के करीब आग लगी, ऐसा कहा जाता है कि फायर ब्रिगेड को पहुँचने में भी वहाँ समय लगा, 1-1.5 घंटा देर से पहुँची। जो भी वजह रही हो, हम उतनी बारीक वजह पे अभी नहीं जा रहे हैं, लेकिन आज सुबह तक 9 बजे 10 बजे तक जब हमारे कैमरामैन वहाँ कुछ वीडियो ले रहे थे, फोटोग्राफ्स ले रहे थे, तब तक वहाँ पर धुआं उठ रहा था। प्रशासन, पुलिस वहाँ मौजूद थी, वहाँ सुलग रही थी आग, बुझ तो गई थी, लेकिन इतनी भयानक थी कि उसमें 1,500 से ज़्यादा ट्रांसफार्मर जलकर राख हो गए। मैं कल शाम को जब वहाँ के वीडियो देख रहा था तो देखकर हैरान हो रहा था। जिस तरह हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था जापान में, और वहाँ से जिस तरह का बादल उठे थे धुएं के, वैसे ही काले बादल यहाँ पर उठ रहे थे इस आग से। भयानक थे वो देखने में, और घरों के ऊपर से जा रहे थे वो पूरे बादल, धुआं घरों के ऊपर से। लगे हुए मकान हैं वहाँ पे, कॉलोनियाँ हैं बड़ी बड़ी, कुछ वैध होंगी कुछ अवैध होंगी, जो भी है, इंसानी बसाहट वहाँ पर थी। सारे के सारे कॉलोनीज़ को खाली कराया गया, लोगों को दूर भेजा गया तो ज़िंदगी बची, वरना उस दम घोटू धुएं में कौन जिंदा बचते इसका ठिकाना नहीं था। आग लगी रही। फायर ब्रिगेड की जितनी कैपेसिटी थी राजधानी रायपुर में, वो कैपेसिटी किसी काम की नहीं रह गई। तो प्रदेश भर में जहाँ जहाँ से फायर ब्रिगेड बुलाई जा सकती थी, किसी स्टील प्लांट से, किसी एयरपोर्ट से, किसी प्राइवेट इंडस्ट्री से, दूसरे आसपास के म्यूनिसिपल से, जहाँ से फायर ब्रिगेड आ सकती थी, 34 दमकल गाड़ियाँ वहाँ पर लगाई गई थी आग बुझाने के लिए। 34 बड़े बड़े अफसर वहाँ पूरे समय तैनात रहे। रात को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वहाँ पे अपने अफसरों के साथ और पहुँचे देखने के लिए। वहाँ के विधायक, स्थानीय विधायक राजेश मूणत, वो भी वहाँ पर गए। बहुत ही भयानक आग थी ये। इसकी खबर छप चुकी है, इसकी खबर वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, लेकिन मैं एक बुनियादी बात के ऊपर आना चाहता हूँ। इसको प्रदेश की राजधानी बने, इसको प्रदेश बने छत्तीसगढ़ को 23-24 साल हो रहे हैं, 24 बरस। इसको राजधानी बने भी 24 साल हो गए हैं। बहुत सारा विकास हुआ है, बड़ी बड़ी सड़कें, पुल, बहुत काम हुआ है यहाँ पे। लेकिन जो नहीं हुआ है काम, वो ये है कि दमकल विभाग की, फायर ब्रिगेड की कैपेसिटी, क्षमता बढ़ाने का काम नहीं हुआ है। बहुत समय से मैं सुनते आ रहा हूँ, शहर के 4 सिरों में फायर सब स्टेशन बनेंगे, वहाँ पे गाड़ियाँ रहेगी, वो इंडिपेंडेंट काम करेंगे अपने अपने इलाके के लिए, उनकी क्षमता पूरी रहेगी। बहुत बड़ा हादसा होने पे दूसरे फायर सब स्टेशन की गाड़ियाँ वहाँ पर जाएगी। लेकिन आप देख रहे हैं, हमारे एडिटर अभी आपको दिखाते चलेंगे, आज सुबह कैमरा पर्सन वहाँ से जो वीडियो लेकर आए हैं, जो स्टिल फोटोग्राफ्स लेकर आए हैं, उनको एक नज़र जब मैं देख रहा हूँ तो मुझको ऐसा धोखा हो रहा है कि मैं इजरायली हमले में तबाह हुए गाज़ा शहर की इमारतों को गिरे हुए देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मुझको। कल धुएं के बादल देख के लग रहा था कि क्या ये हिरोशिमा नागासाकी से उठे हुए सफ़ेद बादलों की तरह ये काले बादल हैं। आज लग रहा है कि क्या ये पूरा का पूरा इलाका, और मेरे कैमरा पर्सन मुझको बतला रहे हैं कि उस पूरे अहाते में, बड़ा अहाता है, उस पूरे अहाते में कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ जल गया है। आपको दिखा भी रहे हैं वीडियो।
इस वीडियो को अगर दूर से देखें तो ऐसा लगता है कि फिलिस्तीनी हमले से मलबा बन चुका गाज़ा शहर है, ऐसा लग रहा है। अब सवाल ये उठता है कि हिंदुस्तान में शहरी विकास बड़ा बेतरतीब होता है। ये सरकारी अहाता था ये बिजली विभाग का, इसलिए ये पहले से रहा होगा ऐसा लगता है मुझको। सरकारी ज़मीन थी इतनी बड़ी, इसके आसपास कुछ कॉलोनियाँ बनी होंगी पहले या बाद में, लेकिन मुझको लगता है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, इनकी ये जिम्मेदारी थी ये देखे कि यहाँ ज्वलनशील पदार्थ, इतना तेल भरे हुए ट्रांसफार्मर, इनका इतना घनत्व, एक जगह इनको रखा गया है और बगल में आबादी है, बगल में बिल्कुल सड़क से लग के दूसरी तरफ से पूरी आबादी है। तो ऐसे में इतना खतरा एक जगह इकट्ठा कैसे होने दिया गया? ये तो सरकार का अपना बिजली विभाग का खुद का आहता था, जहाँ पे इतने ट्रांसफार्मर रखे गए थे। शायद सुधारे जाते होंगे, शायद तेल बदला जाता होगा, जो भी होता होगा। इसका शहर के इतने बीच में रहने का काम नहीं था। जब आसपास आबादी हो गई है तो इसको शायद बाहर ले जाना ठीक रहता। शायद जहाँ इतना तेल इकट्ठा है, जहाँ इतना पेट्रोलियम इकट्ठा है, उसके लिए पेट्रोलियम की आग बुझाने वाला कुछ इंतजाम वहाँ पर होना चाहिए था। लेकिन होता यह है हिंदुस्तान में आम तौर पर, खासकर हमारा हिस्सा जो है हिंदुस्तान का, जिसको काऊ बेल्ट भी कहते हैं, हिंदी राज्य भी कहते हैं, जिसमें यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे राज्य हैं जहाँ पर नियम कायदे कम माने जाते हैं। यहाँ पर जब हम देखें तो घरों के भीतर, घने मोहल्लों में, बाकी मकानों के बीच, किसी घर के भीतर टायर ट्यूब के गोदाम रहते हैं, गद्दों के गोदाम रहते हैं, रबर प्लास्टिक के दूसरे सामानों के गोदाम रहते हैं, रंग पेंट, छापे की स्याही, रसायन, इसके गोदाम रहते हैं। ये पूरा बारूद का ढेर रहता है ऐसा पूरा मोहल्ला, लेकिन रहते हैं ऐसे गोदाम, चलते हैं ये। घने मोहल्ले में मकानों के बीच में किसी एक मकान में फटाके का गोदाम रहता है। साल भर फटाके रहते हैं वहाँ पे, क्योंकि कभी चुनाव में कोई जीतते हैं, कभी किसी और के स्वागत के लिए फटाके फूटते हैं। तो फटाके केवल दिवाली में नहीं चलते, हिंदुस्तान में कई मौक़ों पर चलते हैं। घनी बस्तियों में बाकी मकानों से लग के बीच में ऐसे गोदाम चल रहे हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में चल रहे हैं। कोई नियम लागू नहीं हो रहा। कल की इस दुर्घटना के बारे में 2-3 और मुद्दों के पे समझने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये कि वहाँ पर पास में बिजली का एक सब स्टेशन भी था, जहाँ तक आग पहुँच नहीं पाई। खतरा था बहुत बड़ा। ये माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर उस पावर सब स्टेशन तक आग पहुँच जाती तो शायद राजधानी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है बिना बिजली के हो जाता, जाने कब तक। लेकिन गनीमत की उसके पहले आग रोक दी गई। लेकिन इससे जुड़ी 2-3 चीज़ें समझने की ज़रूरत है। फायर ब्रिगेड का एक सब स्टेशन वहाँ पर 2013 से इमारत बनी हुई है। 2013 से 13 से लेके 23 हो गया, 24 आ गया है, 10 बरस पूरे हो चुके हैं। वहाँ गाड़ी नहीं है, कोई चालू नहीं हुआ है। फायर सब स्टेशन की इमारत बन गई है, गाड़ी नहीं है वहाँ पर कोई। इस बात को समझिए। मैंने शहर के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे देखे हैं, फायर सब स्टेशन की इमारत बनी, खंडहर हो रही है, गाड़ी नहीं है वहाँ पे, शुरू नहीं हुआ है वो। तीसरी बात यह कि जहाँ पर इतना बड़ा ट्रांसफार्मर गोदाम था, वहाँ पर पास में ही गैस एजेंसी का गोदाम भी था। वहाँ पे हजारों सिलेंडर रहते हैं गैस एजेंसी के गोदाम में। अगर आग वहाँ तक पहुँच जाती तो हो सकता है आसपास की कोई बस्ती ही खत्म हो जाती लोगों की। तो मेरा ये मानना है कि सरकारी विभागों को देखना चाहिए कि किस जगह कितना जमावड़ा हो रहा है जलने वाली चीज़ों का, वहाँ पे इजाज़त दी जाए कि न दी जाए। चाहे सार्वजनिक सेवा की चीज़ें हों, चाहे सरकारी हों, चाहे निजी हो, एक इलाके में एक जगह इतना घनत्व नहीं बढ़ना चाहिए कि आग लगे तो एक दूसरे को लपेटे में ले लें। 2018 में छत्तीसगढ़ ने एक नया विधेयक बनाकर
म्यूनिसिपल से इसको ले लिया, दमकल विभाग को, फायर ब्रिगेड को म्यूनिसिपलों से ले लिया और एक अलग विभाग बनाकर उसमें एक आईपीएस को मुखिया बनाकर उसको पुलिस के मातहत एक किस्म से दे दिया। विभाग अलग है लेकिन आईपीएस उसका मुखिया है 2018 में। उसके बाद से उस विभाग के लिए लोगों को नियुक्त करने की बजट प्रावधान भी हो गया उसका। विधानसभा में जो बजट आता है कि फायर ब्रिगेड के लिए इतने कर्मचारी, ये सेटअप है पूरे प्रदेश का, ये सेटअप है तो इसके लिए इतने कर्मचारी अधिकारी मंजूर किए जा रहे हैं, सब हो गया। उसकी मंजूरी आज तक नहीं मिली है वित्त विभाग से, तो नियुक्ति नहीं हो पा रही है, पोस्ट खाली पड़ी हुई है। कहीं गाड़ियां हैं तो लोग नहीं है, कहीं लोग हैं तो गाड़ियां नहीं है, लोग नहीं है तो प्रशिक्षित नहीं है, लोग नहीं है तो उनकी ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है, उनका अनुभव नहीं हो पा रहा है कि छोटी छोटी आग बुझाकर धीरे धीरे वो सीख कर इस काबिल बने कि जैसी आग कल लगी थी, जो कि शायद छत्तीसगढ़ की अब तक की सबसे भयानक आग थी। सबसे अच्छी चीज़ यही रही कि इंसानी जिंदगी का, जानवरों का किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, चूंकि केवल सामान ही सामान रखा था तो सामान जलकर राख हो गया। सैकड़ों करोड़ के नुकसान का अंदाज है, कोई नहीं जानता क्या है, कितना नुकसान है। इससे एक सबक लेना चाहिए इस घटना से। मैं आज इस पे इसीलिए बोल रहा हूँ, कल की आगजनी से एक सबक लेना चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को खुद रात को वहाँ जाना पड़ा देखने के लिए कि इतनी भयानक आग कैसे लगी थी। जांच वगैरह तो खैर ठीक है, सरकार की होती रहेगी। मेरा ये मानना है कि जो आपदा प्रबंधन जो रहता है उसमें समय रहते हुए उस पर पूंजी निवेश करना चाहिए, उस पर खर्च करना चाहिए। ये खर्च नहीं है, पूंजी निवेश रहता है, क्योंकि कई किस्म की आपदा से जिंदगी और संपत्ति को बचाने का काम समय रहते अगर पूंजी निवेश किया गया है, एम्बुलेंस के ऊपर, फायर ब्रिगेड के ऊपर, बिजली के ट्रांसमिशन लाइंस पे और सब स्टेशन पर अगर किया गया है, क्रेन के ऊपर जो कि किसी हादसे की हालत में बस को, गाड़ी को कहीं से निकाल सकें, काट सकें, गाड़ियों को, फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए अगर ये इंतजाम समय रहते ये पूंजी निवेश किया जाता है तो ये ज़िंदगी को बचाता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये सरकार का खुद का सेटअप था, ट्रांसफार्मरों का कब्रिस्तान जैसा गोदाम था। ये पूरे मैदान के एक एक इंच पे ट्रांसफार्मर भरे हुए थे। मेरा ऐसा मानना है कि तेल भरे हुए इतने ट्रांसफार्मर या तेल भरे हुए टैंकर, जिन टैंकरों से निकालकर ट्रांसफार्मर में तेल डाला जाता है, उसके बाद उसको ले जाकर रखा जाता है ट्रांसमिशन लाइन पर, जहाँ कहीं इतना ज्वलनशील स्टॉक था, उसके लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग या सरकार ने अपना फायर ब्रिगेड जो विभाग बनाया है नया, इस विभाग की मंजूरी, इसका फायर ऑडिट होना चाहिए था। अगर ऑडिट हुआ रहता तो वो पहले से बतला देते कि इतना बड़ा गोदाम एक जगह आप मत रखिए, चारों तरफ आबादी बन गई है, इसको दूर किसी जगह ले जाइए, इसके आसपास आप ग्रीनरी प्लांटेशन कर दीजिए 200-200, 400-400 फीट चारों तरफ, ताकि किसी आग लगने की हालत में आसपास के घर इसकी जद में न आए। लेकिन नहीं हुआ, वो खुद सरकार के अपने सेटअप में नहीं हुआ। तो प्राइवेट सेटअप जितने हैं उनमें तो कहीं नहीं होते नियम कायदे। मैं एक दूसरी चीज़ बतलाना चाहता हूँ। मैंने जब कुछ मालूम करने की कोशिश की तो हिंदुस्तान में एक स्टैंडिंग फायर एडवाइजरी काउंसिल SFAC पूरे देश के लिए बनी हुई है। स्टैंडिंग फायर एडवाइजरी काउंसिल बनी हुई है। ये काउंसिल कितनी आबादी के शहर में, कितने बड़े औद्योगिक क्षेत्र में, कितनी कॉलोनियाँ या कितने कारोबार या कितने गोदामों के बीच में, या किस तरह के सामान के कितने जमावड़े और जमघट के लिए कितनी फायर फाइटिंग कैपेसिटी रहनी चाहिए, इसने पैमाने बनाए हुए हैं। मैंने जब मालूम करने की कोशिश की कि ये SFAC, इसके पैमानों पे छत्तीसगढ़ कहाँ खरा उतरता है, तो पता लगा इसके पैमानों पे अभी शुरू भी नहीं हुआ है कोई काम यहाँ पर। 2018 में ही स्थानीय म्यूनिसिपल से इस काम को लेके एक विभाग अलग से बनाया गया,
नया रायपुर में इसकी एक बिल्डिंग है, ऑफिस है। अब हालत ये है कि जब राजधानी के भीतर ये हालत है कि 1 घंटा 1.5 घंटा फायर ब्रिगेड को पहुंचने में लग रहा है। मैंने जब पता लगाने की कोशिश की तो पता लगा सड़कों के किनारे पूरे शहर में इतने अवैध कब्जे हो चुके हैं, इतनी अवैध पार्किंग है, इतनी कंडम गाड़ियां खड़ी हुई है सड़कों के किनारे कि किसी एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड के लिए जितना खुला रास्ता मिलना चाहिए कई बार नहीं मिलता। मैं कल की घटना को लेकर नहीं कह रहा हूं, मैं कुल जमा बात कह रहा हूं। तो यहाँ पहुँचने में देर हुई। दूसरा यह है कि आज फायर सब स्टेशन जो शहर के चारों तरफ 4 जगह 6 जगह अलग अलग जगहों पे होना चाहिए थे, वो नहीं बने हैं अभी। दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि जो प्राइवेट फायर ब्रिगेड हैं उद्योगों की, अलग अलग उद्योगों की है या एयरपोर्ट की है या भिलाई स्टील प्लांट की है, इनके साथ एक कोऑर्डिनेशन जो रहना चाहिए वो भी शायद उस तरह का नहीं था। और ये पेट्रोलियम पदार्थ की जो आग थी, जिसमें तेल की जो आग थी, ये साधारण पानी से नहीं बुझती है। इसके लिए जिस तरह का फोम वगैरह वहाँ पर उसके ऊपर डाला जाता है, वो इतने दूर तक आग फैल चुकी थी कि वहाँ तक फोम पहुँचना मुमकिन नहीं था। मैंने जब किसी जानकार से बात की इस बारे में, वो अपने नाम से ज़्यादा कहना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि अगर वक्त रहते किसी एक आग को, माचिस की एक तीली है जिससे गोदाम जल सकता है, एक बीड़ी है, सिगरेट है, अगर वक्त रहते उस आग को बुझाना हो तो 1 गिलास पानी काफ़ी रहता है। लेकिन जब आग बेकाबू हो जाती है तो उसके बाद, जैसा कि कल 34 फायर ब्रिगेड अलग अलग लगी थी, हर फायर ब्रिगेड कई राउंड कर रही थी या टैंकर से पानी भरा जा रहा था, उसके बावजूद काबू नहीं हो रहा था। पूरी रात निकल गई, आज सुबह तक बुझाना चल रहा था। वक्त रहते अगर आग को काबू नहीं किया गया, अब वक्त रहते काबू करेंगे कौन? तो जिनसे मैंने बात की है एक जानकार से, उनका ये कहना था वक्त रहते आग खुद लोग ही बुझा सकते हैं, जिनकी खुद की बिल्डिंग हो, जिनका उद्योग हो, जिनका अहाता हो, गोदाम हो, घर हो, दुकान हो, जो भी हो। तो हर किसी को फायर फाइटिंग की कैपेसिटी सबसे पहले तो अपने घर पे, दुकान पे, अपने कारखाने में, अपने गोदाम में खुद की भी रखनी चाहिए। सबसे पहले फायर अलार्म रखना चाहिए, पानी का इंतजाम रखना चाहिए, टंकी भरी हुई रहनी चाहिए, पाइप लगा के रखना चाहिए कैनवास के, जिससे कि आग बुझाई जा सके। फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के जो सिलेंडर आते हैं छोटे, वो रखना चाहिए। हर किसी को पहला इंतजाम खुद का करना चाहिए, क्योंकि फायर ब्रिगेड पहुंचने में 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा जो लगता है, उसमें आग इतनी फैल सकती है कि फिर उसको रोकना मुमकिन नहीं हो पाता। ये भी कहा मुझको जानकार ने कि लोगों को अपने अपने अहाते में, अपने कैंपस में, अपनी बिल्डिंग में ये इंतजाम करना चाहिए कि अगर वहाँ कोई भी ज्वलनशील सामान है तो वहाँ पर बीड़ी सिगरेट पीना, वहाँ खुले में खाना पकाना, ठंड है तो आग जला के तापना, ये सब काम नहीं होना चाहिए। यहीं से शुरुआत होता है। फायर ब्रिगेड आके आग बुझा भर सकती है, आपके नुकसान की भरपाई नहीं होती। दूसरी बात ये कि जिन लोगों को ये खुशफहमी रहती है आग लगने पे भी बीमा है हमारा, उस बीमे से पूरी रिकवरी हो जाएगी, उसमें महीनों और साल कई बार लग जाते हैं, और उसका बीमा से जो पैसा मिलता है उसमें नुकसान जो होता है उसका एक हिस्सा की ही भरपाई होती है, ज़्यादा भरपाई भी नहीं होती है उसकी। सबसे अच्छी बात यह है अपने स्तर पर सावधानी बरतें लोग, चाहे वो सरकारी अहाता हो, चाहे निजी घर हो, अपने घर पर सावधानी बरतें। मैंने अभी एक ऐसे मकान की तस्वीर देखी जिसमें बैठे हुए लोगों ने मुझको फ़ोटो भेजी, तो मैंने देखा गद्दी वाला सोफ़ा जो है, उस फोटो को जब बड़ा करके देखा तो जो गद्दी वाला सोफ़ा जो है उसमें एक ऐसा डंडी मुझको दिखी, ऐसी खोसी हुई गद्दी के बीच में। फिर बड़ा करके मैंने देखा, उनसे पूछा कि ये क्या है, ये लकड़ी जैसी, तीली जैसी क्या है? तो कहा वो घर वाले जो हैं कछुआ अगरबत्ती जला लेते हैं, मच्छर की अगरबत्ती जला लेते हैं,
मच्छर हो जाते हैं। तो मच्छर की अगरबत्ती को गद्दे वाले सोफा में 2 गद्दों के बीच में खोस के रखा गया था। अब ऐसे घरों में अगर आग लगेगी तो उसको फायर ब्रिगेड कहाँ से बुझाएगी जाकर? बहुत सारे घर जो हैं वो तो इतनी तंग गलियों में हैं कि वहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं जा सकती। 200, 400, 500 फीट दूर से पाइप लेके जाना पड़ता है, तो पाइप का प्रेशर कम हो जाता है, उसको बिछाने में समय लगता है, कई तरह की दिक्कतें आती है। इसलिए ये सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि आप अपने घर में आग से होने वाले हादसे को कैसे रोकें। अपने कारखानों में, अपने ऑफिस में, अपने प्रिंटिंग प्रेस में, रेस्तरां में फायर एक्सीडेंट को कैसे रोकें। इसको रोकना ही सबसे बड़ा बचाव है। फायर ब्रिगेड कितनी भी आ जाए, बहुत सारी आग, आपको ध्यान होगा पिछले साल रायपुर में शहर के बीचों बीच एक होटल में आग लगी थी, कितनी गाड़ियां आई थी, जल गया था सब कुछ। बहुत सारे ऐसे हादसे होते हैं जिसमें सब कुछ जल जाता है। इमारत का ढांचा आग से जल के इतना जर्जर हो जाता है कि उस ढांचे को गिरा देना पड़ता है। मेरी जितनी जानकारी है, पूरी की पूरी इमारत के ढांचे का ऐसा बीमा नहीं होता है कि आग में जल के अगर वो पूरा ढांचा कमजोर हो गया है, उसको पूरा गिरा के जमीन से मिला के नई नींव बना के अगर उसको खड़ा करना है इमारत को, तो शायद कोई बीमा इतना कवर नहीं करता है। इसलिए कल जो बात हुई है, इसके पहले कि कल के हादसे को भूलकर हम इसके बाद फिर पलंग पे और सोफ़ा पे बैठकर सिगरेट पीना शुरू कर दें, हमारे सोफ़ा में हम कोई मच्छर अगरबत्ती खोस के जलाने लगें, कहीं पूजा के दिए को हम कपड़ों के या किसी लकड़ी के सामान के बीच में रखने लगें, कहीं हम लापरवाही से किसी अधकचरे इलेक्ट्रीशियन से जिसको ज़्यादा जानकारी नहीं है उससे कहीं वायरिंग करवा लें, कहीं तार को बचाने के लिए तार के टुकड़ों को टेप लगा लगा कर हम करें। बहुत सारे हादसे जो हैं ये शॉर्ट सर्किट से होते हैं, जहाँ तार जल जाता है, गर्म होता है, चिंगारी निकलती है, नीचे के सामान में आग लगती है, बहुत सारे हैं। मुझको जो पता लगा है वो ये है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जो दमकल विभाग बनाया है, अग्निशमन विभाग जो बनाया है, वो आपके किसी भी घर, दुकान, कारखाने, होटल, मकान की फायर ऑडिट, फायर सेफ्टी का ऑडिट मुफ्त में करता है, उसकी फीस भी नहीं लेता। आप उनको बुला के दिखाइए, उसके क्या और जटिलताएं हो सकती है मुझको नहीं मालूम है, लेकिन वो आके आपको मुफ्त में सलाह दे के जाते हैं कि आपके यहाँ ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं हैं। इसको थोड़ा सा देखिए, समझिए, इसको हल्के से मत लीजिए। हर किसी को सावधान रहने की ज़रूरत है और बचाव जो है, हादसे से बचाव, वही सबसे बड़ी बचत है। इसको ध्यान रखिएगा। इसके पहले कि आप, मैं, सरकार, ये विभाग, हम लोग सब श्मशान वैराग्य की तरह इस हादसे से उबर जाएं और रोज के काम में फिर लापरवाही बरतने लगें, इसके पहले हमको सोचना चाहिए कि म्यूनिसिपल क्या करे, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग क्या करे, उद्योग विभाग क्या करे, फायर सेफ्टी के लिए जो विभाग बना है वो क्या करे, SFAC स्टैंडिंग फायर एडवाइजरी काउंसिल की सिफारिशें क्या हैं। ये मुझको भी अभी यहाँ स्टूडियो में आने के 5 मिनट पहले ही ये पता लगा, तो मैं अभी जुटा नहीं पाया हूँ कि छत्तीसगढ़ के शहरों के लिए इनकी सिफारिशें कैसे लागू होती हैं, क्या किया जाना यहाँ पे बाकी है। हम बाद में किसी दिन हो सकता है बात करें इस बारे में, लेकिन अगर हम बचाव का ऐसा इंतजाम करते हैं, आप एक चीज़ की कल्पना कीजिए, छत्तीसगढ़ के शहरों में, खासकर रायपुर में मैं देखता हूँ, कोई आधा किलोमीटर भी सड़क में ऐसे नहीं निकल पाता कि कोई सायरन बजाते एम्बुलेंस दाएं बाएं से ना निकले। इतनी एम्बुलेंस हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जख्मी हैं या बीमार हैं, उनकी ज़िंदगी समय पे अस्पताल पहुंचने पे बचती है। गोल्डन आवर कहते हैं ऐसे मौके को कि जो 1 घंटा जिसमें संभावनाएं एकदम सुनहरी थी किसी के बचने की, ऐसा ही आग के मामले में है। ऐसा ही अगर कहीं जुर्म हो रहा है तो पुलिस के फ्लाइंग स्क्वाड के बारे में है। इसको याद रखिए
जिस तरह छत्तीसगढ़ ने एम्बुलेंस के ऊपर, अस्पतालों की अपनी एम्बुलेंस या सरकार ने किसी कंपनी से ठेके पे एम्बुलेंस ली हैं, जो भी होगा, इस तरीके से एक इंतजाम करने की ज़रूरत है फायर फाइटिंग के लिए भी। और ये इंतजाम करने की ज़रूरत है कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, म्यूनिसिपल, उद्योग विभाग और फायर ब्रिगेड विभाग ये सर्वे करें, ज़्यादा बड़ा एक स्टडी करें कि कौन कौन से इलाके में कौन कौन से खतरे ज़्यादा हैं, कहाँ नियम तोड़े जा रहे हैं, उनका पालन कैसे करवाया जाए। इसके बारे में सरकार को और जनता को दोनों को मेहनत करने की ज़रूरत है। कल का इतना बड़ा हादसा था, चूँकि लोग नहीं थे उस कैंपस के भीतर में, इसलिए जिंदगियां नहीं गई। लेकिन अगर इतना बड़ा हादसा किसी रिहायशी बिल्डिंग में होता, किसी कारखाने में होता जहाँ बहुत सारा ज्वलनशील सामान होता, बहुत सी मौतें हो सकती थी। तो ऐसे हादसों को बचाने के लिए, जिंदगियों को बचाने के लिए हमको, आपको, सरकार को, सबको मिलकर एक बेहतर तैयारी करनी होगी। आपके आसपास अगर ज्वलनशील पदार्थ के ऐसे गोदाम आपकी नज़रों में हैं तो उसके बारे में आप पुलिस को, कलेक्टर को या म्यूनिसिपल को लिख के भेजिए कि हमारे मोहल्ले में ऐसे ऐसे गोदाम हैं, आप आके जांच कीजिए कि ये कानूनी है कि नहीं है। यहाँ से शुरुआत कीजिए सावधानी की। हम फिर मिलेंगे। आपको अगर हमारे ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, इसको लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हमारी बात पे आपको क्या कहना है, इस घटना पे आपको क्या कहना है, आगे की सावधानी पे आपको क्या कहना है। दूसरी बात, एक छोटी सी सलाह मैं आपको देना चाहूँगा। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू अगर आप खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए इसको, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। इन चारों चीज़ों की वजह से कैंसर आके किसी के गले में बैठता है, किसी के फेफड़ों में बैठता है। छत्तीसगढ़ में जितने कैंसर मरीज हैं उसमें से 24%, 1/4 करीब करीब मुंह के कैंसर के हैं, जो कि सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू इसी से बने हैं मरीज। तो इसको छोड़ दीजिए, वरना आपके मुंह या फेफड़े में बैठकर कैंसर जो है अपना स्मार्टफोन निकालता है, वहाँ से ऊपर एक व्यक्ति को गूगल की लाइव लोकेशन भेजता है कि मैं यहाँ पे हूँ, लेने आ जाओ। फिर वहाँ से भैंसे पे कोई आता है, मुकुट लगाया हुआ, सुनहरी गदा थामा हुआ, आप जानते हैं उसको कौन आता है। तो ऐसी ज़्यादती अपने परिवार के साथ मत कीजिए, इसको छोड़ दीजिए। जिन परिवारों में लोग तंबाकू का किसी भी शक्ल में शौक रखते हैं, मैं बतलाऊं आपको, उनकी अगली पीढ़ी भी इस खतरे में पड़ने का खतरा बहुत ज़्यादा रखती है। तो अपने शौक के लिए अगली पीढ़ी को खतरे में मत डालिए। आप अपने आल औलाद परिवार के दूसरे लोगों को तभी रोक टोक सकेंगे जब आप खुद इन चीज़ों से दूर रहेंगे। जैसे कि मैं हूँ, मैं आपको हर दिन बोल पाता हूँ क्योंकि मैं इन चीज़ों से दूर हूँ। मैं आपको हेलमेट लगाने की बात बोल पाता हूँ क्योंकि मोटरसाइकिल चलाते मैं हेलमेट लगाता हूँ, कार चलाते सीट बेल्ट लगाता हूँ, साइकिल चलाते भी मैं हेलमेट लगाता हूँ। तो सावधान रहिए।